নমস্কার, আপনারা দেখছেন টিভি24 বাংলা, সঙ্গে রয়েছি আমি সুস্মিতা। শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান। আমাদের হেলথ ম্যাগের এই বিশেষ পর্বে আমাদের সাথে রয়েছে চেন্নাই অ্যাপোলো হসপিটাল থেকে আগত डॉक्टर विनुता अरुणाचलम। नमस्कार मैडम, स्वागत है आपका आज के हमारे इस शो पे। डॉक्टर विनुता अरुणाचलम একজন স্ত্রী প্রসূতি ও বন্ধ্যাত্ব রোগ বিশেষজ্ঞ। আজকে এই পর্বে আমরা কিন্তু এই বিশেষ বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো, তবে এই বিশেষ পর্বটি আমাদের আজকে কিন্তু একটু অন্যরকম ভাবেও। সাধারণত আমাদের এই পর্বগুলো বাংলায় অনুবাদন করা হয়, কিন্তু যেহেতু ম্যাম চেন্নাই থেকে বিলং করেন এবং একটু কমন ল্যাঙ্গুয়েজ হিন্দি, আমরা সেই হিসেবেই আজকে এই অনুষ্ঠানটিকে কন্টিনিউ করব। मैम, शुरू में जो सवाल है व्हाट इज इनफर्टिलिटी, और जो यहाँ के लैंग्वेज बंगाली में है बंध्यात्व इसको बोलते हैं, तो व्हाट इज इनफर्टिलिटी, इफ यू कैन एक्सप्लेन इट। सो यूजुअली शादी होने के बाद 1 साल तक वो कपल ट्राई किया तो बच्चे लेने के लिए, एंड बच्चे नहीं हुआ तो देन कुछ प्रॉब्लम है, तब तो हम कहती है कि ये तो थोड़ा इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है, इसके लिए थोड़ा टेस्टिंग करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा क्या है प्रॉब्लम, एंड वो ठीक करने से डेफिनेटली बच्चे होगा। सो 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, दैट इज़ कुछ बिना यूज़ करके एक कपल ट्राई किया तो बच्चे के लिए नहीं हुआ तो यस, ये तो इनफर्टिलिटी। तो ये जो इनफर्टिलिटी है, ये क्या एक मेल प्रॉब्लम है, ये एक फीमेल प्रॉब्लम है? ऐसे मेल या फीमेल प्रॉब्लम ऐसे नहीं कह सकती है, दोनों जन को प्रॉब्लम हो सकती है। सो जब इनफर्टिलिटी के लिए टेस्टिंग करती है दोनों जन को करना पड़ेगा, एंड फीमेल लेडीज़ में भी हो सकती है या मेल में भी हो सकती है, समटाइम्स दोनों जन में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है जो ठीक करना पड़ेगा। हम लोग कोई केस में देखते हैं दोनों जन का रिपोर्ट ठीक है, उसके बाद भी कंसीव नहीं कर पाते हैं, इसका क्या रीज़न होता है? जैसे जो दोनों जन की रिपोर्ट ठीक है तो इनफर्टिलिटी की टेस्टिंग्स अनेक होती है। जो बेसिक टेस्टिंग्स आप करके ठीक है कहने से कुछ मतलब नहीं है, और टेस्टिंग है जो डेफिनेट, बिकॉज आप दोनों ठीक ही है तो देन होना है, नहीं हुआ तो देन दैट मीन्स कुछ है जो अभी तक हमने नहीं पकड़ा। सो देयर इज़ एडवांस टेस्टिंग भी है जिससे हमको पता चलेंगी क्या हो रही है, एंड हमारा ट्रीटमेंट उससे डायरेक्ट करना पड़ेगा। एक इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट जो आपने टेस्ट किया, किसी कपल को सजेस्ट किया, दोनों का ट्रीटमेंट आ रहा है, तो कितना दिनों तक ये ट्रीटमेंट चलता है? आफ्टर कितना दिनों तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लोग कैन बी अ गुड पेरेंट, ये हो सकते हैं? दैट आई मीन ऑल दैट डिपेंड होती है कि बीमारी क्या है। थोड़ा बीमारी तो बहुत सिंपल है, जस्ट एक्सरसाइज योगा से ठीक हो जाती है, एंड देन वो लोग को बच्चे आ जाती है। थोड़ा लोग को थोड़ा सर्जरीज करना पड़ेगा, समटाइम्स सर्जरी करने के बाद बच्चे लेने के लिए थोड़ा वेट पीरियड होती है। सो एवरीबडी इज़ डिफरेंट, सब लोग डिफरेंट अलग अलग होती है, या डिपेंडिंग ऑन द एज। थोड़ा लोग को एज ही एक फैक्टर हो सकती है जिससे हम दूसरा टाइप टैकल करना पड़ेगा। सो कह नहीं सकती है कि डेफिनेटली इतना समय में, आई मीन जनरलाइज नहीं कर सकती है कि इतना समय में हो जाती है। दूसरा सवाल है व्हाट कॉजेज इनफर्टिलिटी, क्यों होता है? বাংলায় আমি একবার বলে দিই, বন্ধ্যাত্বর কারণগুলো কি, এই বিষয়ে আমরা ম্যামের কাছ থেকে জানতে চাইবো। ম্যাম হিন্দিতে এর উত্তর দেবেন। बेसिकली क्या इनफर्टिलिटी क्या कॉज है, मैं कह सकती है कि अभी इनफर्टिलिटी थोड़ा द नंबर्स लोग ज़्यादा हो रही है, बिकॉज अभी शादी भी थोड़ा लेट हो रही है, एंड ऑल्सो लेडीज़ भी अभी बहुत ध्यान में उसका करियर, उसका काम, जहाँ बाहर काम कर रही है वो सब कुछ देख रही है। सो बेसिकली फैमिली स्टार्ट करना थोड़ा लेट करती है। 30 इयर्स के अंदर बच्चे लेना ठीक, 30 इयर्स के बाद लेडी का अंडा भी थोड़ा क्वालिटी कम होती है, एंड जो हम जब पैदा होती है एक सेट नंबर ऑफ अंडा से पैदा होती है, हर साल वो अंडा कम होती है। सो 30 इयर्स के अंदर शादी होना और बच्चे के लिए ट्राई करना ठीक, बट अभी तो शादी होने से ही थोड़ा डिले हो रही है, बिकॉज ऑफ काम की वजह से, ये सब कुछ करियर की वजह से, प्लस बच्चे पैदा करने के प्लान भी 35 ऐसे थोड़ा पुश करने से इनफर्टिलिटी की परसेंटेज राइज हो रही है। उसके बाद अदर प्रॉब्लम्स क्या है, स्ट्रेस। अभी स्ट्रेस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारा सोसाइटी में, काम में
सब जगह में ये भी हमारा हार्मोन लेवल्स डिसबैलेंस करती है एंड एग की क्वालिटी स्पर्म की क्वालिटी सब कुछ चेंज होती है. देन अनेक कारण है, स्मोकिंग, अल्कोहल, सो मेनी हैबिट्स, डिजीज़ेस लाइक यू नो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब कुछ हमारी उम्र ज़्यादा होने से ये सब कुछ बीमारी होने के संभव है एंड इनफर्टिलिटी यू नो ज़्यादा बढ़ने के संभव है. Is infertility becoming more common? এক্স্যাক্টলি. একবার দর্শককে বতা দিতু এই প্রশ্নটা করা হয়েছে ম্যামকে যে দিনে দিনে আমরা যে সংখ্যক দেখতে পাচ্ছি যে বন্ধাত্ব সংখ্যা বাড়ছে, এটা কি খুব কমন বিষয় হয়ে উঠছে নাকি? ম্যামের কাছ থেকে আমরা জেনে নেব সেই উত্তর. अभी तो मैंने बताया इनफर्टिलिटी अभी बढ़ रही है ये कारण की वजह से. लेट मैरिज तो थोड़ा लेट कर रही है, फैमिली स्टार्ट करना थोड़ा लेट हो रही है. प्लस दूसरा कारण ऐसे स्ट्रेस, अभी तो पूरा न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, कंबाइंड फैमिली, सो वर्क शेयर नहीं होती है, पूरा जो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कपल में के ऊपर है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एंड सब कुछ. सो ये सब कुछ स्ट्रेस बढ़ती है, ये सब कुछ कारण प्लस हैबिट्स एंड जैसे मैंने बताया यू नो मेडिकल प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ अभी बढ़ रही है, इसीलिए इनफर्टिलिटी की परसेंटेज अभी ज़्यादा हो रही है दिन बर दिन. कैन इनफर्टिलिटी बी प्रिवेंटेड? I mean I feel you know basic क्या है कि early marriages, like I'm not saying very early but at least by about 26-27 marriage के बारे में सोचना पड़ेगा, both gents and ladies, and mostly more so the girl you know थोड़ा जल्दी शादी होना ठीक, and बच्चे के लिए प्लान करना भी जल्दी होना है, not keep delaying it. Then the second thing जो है habits लाइक लाइफस्टाइल, वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है. अभी तो यू नो योगा करना, एक्सरसाइज करना वेरी इम्पॉर्टेंट, जस्ट नॉट वेरी लॉन्ग, जस्ट फॉर अबाउट हाफ एन आवर. एंड फूड हैबिट ऑल्सो. सो फूड, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल इज वेरी इम्पॉर्टेंट इन दिस केस. हाँ, दिन बर दिन क्या आई मीन हम हर रोज़ उठ के थोड़ा एक्सरसाइज करके डाइट में थोड़ा देखेंगी तो डेफिनेटली इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम सब कुछ कम होगा. अगर मुझे ऑलरेडी एक बेबी है, उसके बाद अगर मैं दूसरा इशू लेना चाहती हूँ, इन दैट केस अगर मेरा एज गैप, मेरा पहला बच्चा विदिन 30 एज के अंदर हो जाता है, तो उसके बाद अगर मैं ट्राई करती हूँ कभी, तो इन दैट केस क्या मुझे इनफर्टिलिटी का हेल्प लेना पड़ेगा, या अगर नॉर्मल में नहीं हुआ तो? ओके, नॉर्मल में नहीं हुआ तो डेफिनेटली थोड़ा बेसिक टेस्टिंग करना ठीक. अराउंड मे बी आई एम 35-36, इन दैट केस क्या कोई इश्यूज हो सकती है? या इश्यूज हो सकती है. जैसे मैंने बताया एज बढ़ने से अंडा की क्वालिटी सब कुछ कम होती है. ये सब कुछ चेक करने के लिए अभी टेस्ट है. सो वो टेस्ट में हमको पता चलेंगी कितना अंडा है, वो तो क्वालिटी क्या है. एंड जस्ट बिकॉज आपको एक बच्चे हुआ डजंट मीन यू नो पुरुष भी सेम होती है. स्पर्म काउंट चेंज हो सकती है, नया यू नो बीमारी हो सकती है, नया हैबिट्स भी डेवलप कर सकती है. कैटेगरी है उसके दौरान, अभी के दौरान में दोनों में चेंजेस काफी हो सकता है. डेफिनेटली. कैन इनफर्टिलिटी बी क्योर्ड? डेफिनेटली, इसीलिए ये मैं बता रही हूँ जो कारण क्या है देखना पड़ेगा. कारण अनेक हो सकती है, फ्रॉम यू नो ट्यूब्स में बंद हो सकती है, एंड समटाइम्स जस्ट काउंसलिंग द फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक इज काउंसलिंग एंड एजुकेशन. जब वो अंडा बाहर आती है तब तो कपल से बताना पड़ेगा उस टाइम संबंध करना. समटाइम्स यू नो वो लोग अलग अलग सिटीज़ में रहती है एंड जो टाइमिंग ठीक नहीं होती है. सो फर्स्ट इज़ एजुकेटिंग वो कपल को थोड़ा समझना पड़ेगा किस टाइम में वो अंडा बाहर आती है, किस टाइम में वो संबंध करना है. एंड देन लाइफस्टाइल, जो उसका लाइफस्टाइल है वो मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, दिस इज़ द बेसिक. उसमें हो गया तो काम हो गया, नहीं तो द नेक्स्ट स्टेप इज़ और कुछ टेस्टिंग करना पड़ेगा. उसमें कुछ पकड़ गया कि ट्यूमर है या कुछ ट्यूब्स बंद हो गया, जो भी है वो तो यू नो ठीक करने के बाद डेफिनेटली ट्रीटमेंट हो सकती है एंड वी हैव वेरी गुड सक्सेस. जैसे हम लोग एक नॉर्मल कपल ट्राई करते हैं बच्चे के लिए, और काफी सालों ही अगर हो गया, 2-3 सालों मान लीजिए कि कंसीव नहीं कर पाए, तो बिफोर सीइंग अ डॉक्टर व्हाट कैन वी डू? So before seeing a doctor, I think already they have done everything. They have been trying for 3 years. 3 साल से वो लोग try कर रही है. So I think time, like I told you, age बहुत important है. So age waste नहीं करना. So 2-3 साल से try किया तो नहीं हुआ तो then तुरंत डॉक्टर देखना ही
गुड सजेशन, बिकॉज देन वो उसमें पता चलेंगी क्या है प्रॉब्लम एंड वो तो सॉल्व होगा, नहीं तो ये ऐसे ही बैठ के ट्राई करती रहेंगी तो एज ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो यस, लाइक द क्वालिटी ऑफ द एग, यू नो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन इनफर्टिलिटी इज़ द एज. एज इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द फीमेल एज बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो डिले नहीं करना. एक शादीशुदा कपल को बोला जाता है कि खास करके लड़की को कि बच्चा पैदा करने के लिए तुम्हारा हेल्दी होना बहुत जरूरी है. बिसाइड दैट मैन जो आदमी है उनको भी उतना ही इम्पोर्टेंट है उनका हेल्थ ठीक रखने के लिए. Definitely. नहीं तो दोनों में ही ये कंसीव करने के लिए दिक्कत काफी हो जाएगा. Definitely. आप हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे, इसके बारे में क्या सजेशन देना चाहेंगे? या सो ये मैं बता रही हूँ कि जैसे इम्पोर्टेंट है लेडीज़ को कि डाइट, एक्सरसाइज सब कुछ, एंड बेसिकली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस लेवल्स बहुत कम रखना पड़ेगा. सो छोटी छोटी बातें में स्ट्रेस नहीं होना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हार्मोन बैलेंस के लिए. एंड जो इम्पॉर्टेंट है लेडीज़ के लिए सेम थिंग इम्पॉर्टेंट है जेंट्स के लिए, वो भी एक्सरसाइज करना, ठीक डाइट, यू नो हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल सब कुछ थोड़ा बदलना पड़ेगा. प्लस यू नो स्ट्रेस लेवल्स कम करने से डेफिनेटली होगा. little bit of exercises Yes. is very important Yes, for our half an hour is enough. मैम ये हम लोगों का फर्स्ट पार्ट था, हम लोग इनफर्टिलिटी के लिए बात कर रहे थे. उसके बाद हम लोग आएंगे ओवरियन सिस्ट. Okay. Ovarian cyst become a more common issues nowadays. Okay. What is symptoms of ovarian cysts? अगर ये एकदम आप लोग দর্শকও बताना चाहते हैं, দর্শকদের জানাই আমরা নেক্সট আমাদের যে বিষয় ওভারিয়ান সিস্ট সেই নিয়ে কথা বলবো, যেটি একটি কমন বিষয় আজকাল মহিলাদের মধ্যে কিন্তু ধরা পড়ছে. এই বিষয়টা ম্যাম আমাদের গুরুতর কিছু আপডেটস আমাদের অবশ্যই দেবেন. প্রথমেই আমরা জানি যে ওভারিয়ান সিস্ট যেটা যদি হয়ে থাকে সেই সিম্পটমস গুলো কি? या सो बेसिकली ओवेरियन सिस्ट समटाइम्स बिना सिम्टम भी हो सकती है. जैसे मेरे पास रिसेंटली एक पेशेंट आया, पेट बढ़ रही एंड देन वो स्कैन करके देखेंगी तो नियरली 12 सेंटीमीटर एक अनेक बड़ो सिस्ट भितरे आछे जो पेट को पुश कर रही थी. सो थोड़ी टोटली एसिम्टोमेटिक, कुछ यू नो मेंस ठीक है, व्यथा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट वो इतना बड़ा बढ़ गया. बट मोस्ट कॉमन सिम्टम्स मेंस में गड़बड़ होती है, हर महीना नहीं होगा, ज़्यादा ब्लीडिंग होना, ये सब कुछ मोस्ट कॉमन. एंड पेन होना, चॉकलेट सिस्ट ऐसे है तो दर्द होती है जब मेंस होती है. सो दर्द हुआ या पीरियड में गड़बड़ हुआ तो देन चेक करना पड़ेगा. एंड ये है इम्पॉर्टेंस हेल्थ चेकअप्स का, जो हम कहती है बिना कुछ सिम्टम्स, बिना कुछ प्रॉब्लम्स, एटलीस्ट 2 साल में एक बार 25 इयर्स के बाद एक बार हेल्थ चेकअप करना यू नो बहुत इम्पॉर्टेंट है. जैसे ये प्रॉब्लम सब कुछ इसमें पकड़ जाती है, सो जब वो प्रॉब्लम छोटी है सॉल्व करना, डील करना बहुत आसानी हो सकती है. सो द हेल्थ चेकअप ऑल्सो यू नो रूटीन हेल्थ चेकअप इम्पॉर्टेंट होती है. मैम व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्ट? सिस्ट तो अनेक हो सकती है. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द पॉलीसिस्ट, सो छोटी छोटी जोल बिंदु जो ओवरी में यू नो पानी जमा होके होती है, जो पीरियड्स को इरेगुलर करती है. देन दूसरा मोस्ट कॉमन आई थिंक इज़ द चॉकलेट सिस्ट, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कहती है, जो जब हमारा पीरियड हो रही है, बच्चेदाने के बाहर भी यू नो ब्लीडिंग हो रही है, जो सिस्ट बन जाती है, वो सिस्ट बहुत पेनफुल होती है. देन यू हैव दूसरा सिस्ट लाइक सीरस सिस्ट, म्यूसिनस सिस्ट, अनेक वी हैव मोर देन 20 टाइप ऑफ सिस्ट जो हो सकती है. एवरी सिस्ट का यू नो रूप डिफरेंट है, प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, उसका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है, एंड उसका कैंसर होने के संभव भी डिफरेंट है. सो जो भी सिस्ट है उसको ट्रीटमेंट करना, टैकल करना अलग अलग तरीका होती है. ये जो सिस्ट होते हैं ओवरिन में मैंडेटरी क्या इसमें सर्जरी करना ज़रूरी है? ऐसे कुछ नहीं. लाइक ये जो पॉलीसिस्ट जो मैं बता रही हूँ उसका मोस्टली इम्पॉर्टेंट इज़ एक्सरसाइज. ये सिस्ट आती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड अनहेल्थी ईटिंग हैबिट्स ऐसा. सो वो थोड़ा करेक्ट करने से ये सिस्ट चली जाती है. मेडिसिन से ये इसका नॉट मेडिसिन, जस्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. उसको कुछ मेडिसिन, दैट इज़ द पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहती है ना, विच इज़ वेरी कॉमन. वो तो इट्स अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसको कुछ मेडिसिन नहीं है. दूसरा सिस्ट लाइक यू नो लाइक चॉकलेट सिस्ट, वो सब कुछ डिपेंड्स ऑन द साइज. बहुत छोटी है तो ट्राई कर सकती है मेडिसिन से, बट मोस्टली अदर सिस्ट को यू नो लैप्रोस्कोपी ऐसे माइक्रो सर्जरीज चाहिए.
अगर कोई किसी को सिस्ट हुआ है और ऑपरेट किया है, उसको सर्जरी करके निकाला हुआ है, उसके बाद भी क्या उसी जगह पे वापस सिस्ट हो सकता है? नो, इट ओनली ये चॉकलेट सिस्ट जो मैं बता रही हूँ, दैट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम। वो तो बार बार सिस्ट होने के संभव है। वो वहाँ उस जगह में नहीं है, दूसरा जगह में, एवरीवेयर। ओके, सो ओवरी तो एक 2 सेंटीमीटर्स ऑर्गन है। हाँ, सो ऐसे लगती है कि उस सेम जगह में, बट दैट इज़ ओनली चॉकलेट सिस्ट इज़ रिकरेंट, बार बार होते पारे। ऑल द अदर सिस्ट यूजली रिमूव करने के बाद होने के संभव प्रैक्टिकली ज़ीरो। देर इज़ वन मोर सिस्ट, इट्स कॉल्ड द म्यूसिनस सिस्ट। वो म्यूसिनस सिस्ट क्या होती है, रिमूव करने के टाइम में समटाइम्स छोटी अमाउंट लेफ़्ट ओवर हो सकती है। ऐसे लेफ़्ट ओवर हुआ तो वो तो रीग्रो होएंगी, बट ऑल द अदर सिस्ट एक बार रिमूव किया तो कभी नहीं होगा। सो आई थिंक ओनली चॉकलेट सिस्ट को हम काउंसलिंग देती है कि अभी सिस्ट रिमूव हो गया, बट वो रिमूव हुआ तो भी 2 साल तक इज़ द गोल्डन पीरियड। कुछ सिस्ट नहीं आएंगी एंड यू कैन ट्राई फॉर प्रेगनेंसी। आफ्टर 2 years सिस्ट होने के संभव है, इट इज़ नॉट 100% चांस, देयर इज़ अ 50% चांस सिस्ट होने के संभव है, 50% चांस नहीं होगा। ये जो सिस्ट होता है क्यों होता है ये? सी, देयर इज़ नो पर्टिकुलर रीज़न, स्पेशली ये चॉकलेट सिस्ट, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, सब कुछ लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा स्टडीज सब कुछ किया है। क्यों कुछ लोग को सिस्ट होती है, कुछ लोग को कुछ नहीं होती है, that is not possible. Exact etiology, I mean exact cause, reason पता नहीं, but late marriages, late pregnancies, ये सब कुछ थोड़ा cyst बनने के संभव ज़्यादा है। So pregnancy early लेंगी तो then ये cyst होने के संभव थोड़ा कम होती है। Nowadays किसी में देखा, मतलब सुना है कि she is not married yet, but cyst का issues है। ये क्यों होता है? इट इज़ नॉट, सिस्ट का जो आएंगी या नहीं आएंगी मैरिज से संबंध नहीं है। जस्ट बिकॉज आप मैरिड हुआ ऐसे कुछ नहीं कि बीमारी नहीं होगा। सो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू मैरिज एट ऑल। सो जैसे मैंने बताया, इट इज़ रिलेटेड टू मोर लाइक बच्चे बहुत लेट होती है तो तब तो सिस्ट बनने के संभव ज़्यादा है। मैम, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ हार्मफुल इज ओवेरियन सिस्ट? ये मैं बता रही हूँ कि डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सिस्ट। ओके, सिस्ट तो बहुत बड़ा साइज़ है, डेफिनेटली रिमूव करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे साइज़ बढ़ती जाती है तो कैंसर ऐसे होने के संभव ज़्यादा है। एक सिस्ट दूसरा सिस्ट भी हो सकता है रहते रहते ही, या एक सिस्ट से दूसरा सिस्ट भी हो सकता है। मोस्टली दैट टू चॉकलेट सिस्ट, जैसे मैंने कह रही कि एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, वो तो अनेक भी हो सकती है। इन माई केस आई एम एक्सपीरियंस्ड अबाउट इट। मुझे भी हुआ था, देन ऑपरेट के बाद फिर भी हुआ था, मुझे 2 बार ऑपरेट करना पड़ा था। इन दैट केस, ये सब केस अगर रिपीटिशन ना हो तो क्या करना पड़ेगा? पैथोलॉजी रिपोर्ट क्या थी? वाज इट अ चॉकलेट सिस्ट? या चॉकलेट सिस्ट रिपीट न होने के लिए अभी तो मेडिसिन है। एक बार सिस्ट रिमूव करने के बाद वो मेडिसिन इस्तेमाल किया तो वो रिपीट नहीं होगा। आई थिंक मे बी फॉलोअप में नहीं थी एंड वो मेडिसिन आप नहीं लिया, इसकी वजह से। या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉलोअप में है होना। 4-5 years में उसको माने वापस ये इशू जनरेट हुआ। या सो मेडिसिन लेकर फॉलोअप में है तो देन डेफिनेटली वो सिस्ट नहीं होगा। वो वी कैन प्रिवेंट कर सकती है वो मत नहीं आने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। हम इसके बाद जो हमारा ये तीसरा सब्जेक्ट है आज के दिन में, उसको कंटिन्यू करेंगे। लोअर एब्डोमेन पेन जनरली देखा जाता है जब भी कोई लड़कियों को पीरियड के इश्यूज होता है, उसके बाद से ये लोअर एब्डोमेन पेन का उनको ये दिक्कत ज्यादा होता है। ये एक हमको पता है कि ये कारण से होता है, दूसरे भी कोई रीजन से होता है। काइंडली ये हमने ये इसको एक्सप्लेन करेंगे। सी, बेसिकली लोअर एब्डोमिनल पेन अभी तो ऑल डिपेंड्स अपॉन द पेन थ्रेशोल्ड। सो सब लोग को पेन थ्रेशोल्ड अलग अलग होती है एंड नाउडेज यंग चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा पेन कह रही है बिकॉज उसका पेन थ्रेशोल्ड ही बहुत कम है एंड यूशी स्कैन सब कुछ देखेंगी तो कुछ नहीं है अंदर। सो द बेसिक इन्वेस्टिगेशन जब कुछ यंग गर्ल जब पीरियड होती है, पेन जैसे आती है तो अल्ट्रासाउंड, एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन, अल्ट्रासाउंड करो, देखो कुछ नहीं है तो देन व्हाट शी नीड्स, क्या उसको चाहिए तो एक्सरसाइज। सो नाउ डेज सेडेंट्री हैबिट, कुछ नहीं करना, जस्ट फ़ोन में मोबाइल देखना, ये बहुत ज़्यादा हो गया। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारी, ऐसे दर्द, ये सब कुछ छोटी बच्ची लोग को आ रही है। सो पुट देम इनटू सम गेम। भी देखते हैं कि काफ़ी अर्ली स्टेज में
गर्ल्स को पीरियड्स आ जाते हैं, क्या ये रीजन हो सकता है? या मे बी, बट ये यूजुअली वेस्टर्न का पॉपुलेशन देखेंगी तो उसको पीरियड्स यूजुअली 8 years 10 years में आ रही थी, बट हम ये एशियन कल्चर में यूजुअली इट यूज्ड टू बी 13 years, बट अभी चेंज हो गया बिकॉज हमारा डाइटरी हैबिट्स चेंज हो गया. इफ़ यू वुड सी वी आर एक्चुअली हम जो भी वेस्टर्न लोग खा रही है अभी खा रही है पूरा छोटी बच्चे बर्गर्स एंड कोका कोला एंड ऑल दीज थिंग्स. इसीलिए आवर थिंग हमारे पीरियड्स जो 13 years में आ रही थी, अभी बहुत ज़्यादा लड़की लोग को मैं देख रही हूँ जिसको 8 साल 10 साल में हो रही है. एंड ऑल्सो मेनोपॉज जो हमको हो रही थी बिटवीन 45 years to 50 years, अभी पुश हो गया फ्रॉम 50 to 55. सो वो भी पीरियड्स बंद होना भी बहुत देरी लग रही है अभी. ये सब कुछ बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज नहीं हो रही है, डाइट पूरा चेंज हो गया, इसकी वजह से. ये अर्ली पीरियड्स और लेट मेनोपॉज, इससे दिक्कत क्या हो सकती है? अर्ली पीरियड से कुछ दिक्कत नहीं है. ओनली थिंग इज एजुकेशन होना है स्कूल में पीरियड्स के बारे में, कैसे टेक केयर करना है, कैसे क्लीन रखना है, ये सब कुछ एजुकेशन अर्ली क्लासेस में ही देना पड़ेगा. पहले थोड़ा लेट क्लासेस में दे रही थी ऐसे एजुकेशन. एंड लेट मेनोपॉज से भी दिक्कत जैसे कुछ नहीं है. में लेट मेनोपॉज एक एडवांटेज है बिकॉज नो यू कैन नॉट कंसीव बिकॉज एग्स नहीं होगा. जैसे वंस यू रीच अबाउट 38 years अबाउट 40 एग्स पूरा खत्म, सो कंसीव होने के संभव ही नहीं है. बट जब तक ईस्ट्रोजन हार्मोन हमारे शरीर में है, पीरियड हो रही है तो दैट मीन्स ईस्ट्रोजन हार्मोन हमारे शरीर में है. वो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है बोन स्ट्रेंथ, स्किन के लिए, लॉट ऑफ फंक्शंस है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन के लिए. सो जब हमारे मेनोपॉज लेट होती है वो हार्मोन हमारे शरीर में और थोड़ा दिन रुकेंगी तो ये बोन स्ट्रांग होती है, हार्ट अटैक आने के संभव नहीं है. ऑल दीज एडवांटेजेस है. सो दैट इट इज़ गुड टू हैव अ लेट मेनोपॉज. लेट मेनोपॉज में अगर कोई चाहते हैं तो आईवीएफ या फिर इनफर्टिलिटी का जो भी प्रोसेस है उसके दौरान वो क्या कंसीव कर सकते हैं? सी लेट मेनोपॉज नहीं चाहिए. आईवीएफ जैसे बताया कि अराउंड 40 के आसपास एक का जो कैपेसिटी है काफी कम हो जाता है. तो उसके बाद क्या ये ट्रीटमेंट को लेके क्या कोई माँ बन सकती है? माँ बन सकती है. उसके मेनोपॉज होने के बाद भी माँ बन सकती है, बट डोनर एग यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज इस लोग के एग्स नहीं है एंड वो एग्स हम जनरेट नहीं कर सकती है. बट अभी डोनर एग ले सकती है, पुरुष का स्पर्म ले सकती है, बच्चे बन के वो सेम जो लेडी हम से बात कर रही है उसके अंदर डाल सकती है. एंड वो बच्चेदानी के अंदर बड़ा होके डिलीवरी हो सकती है एंड उसको बच्चे मिल सकती है. मैम आपने काफ़ी एक अच्छा सा वर्ड यूज़ किया है. हम लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हैं या फिर जो अभी थोड़ा बहुत एजुकेशन लेते हैं इसके बारे में, तो हम लोगों को पता है डोनर एग या फिर एग रिजर्व, क्या इसके बारे में थोड़ा बहुत आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? एग रिजर्व इज डिफरेंट, डोनर एग डिफरेंट है. ओके, एग रिजर्व जो आप बता रही है कि जिसको थोड़ा उम्र ज़्यादा बढ़ रही है वो लोग आके एग्स निकालती है बॉडी से एंड हम स्टोर करके रखेंगी जब तक उसको शादी होगा. तब तो वो एग लेके वो जिसको उसको शादी हुआ वो, जैसे मैंने बता रही हूँ 35 years के बाद एग की क्वालिटी एंड एग की नंबर कम हो सकती है. अभी समटाइम्स गर्ल्स 35 years तक शादी नहीं हुआ, दे आर डीप इनटू देयर करियर, वो काम में बहुत ज़्यादा पड़ गया. ऐसे है तो वो लोग ही आती है हमारे पास अराउंड 33-34 years की स्टिमुलेट करके उसका एग्स हम निकालती है और स्टोर करती है. जब शादी होने के बाद वो एग्स यूज़ करके दैट इज़ द लेडीज एग्स, वो एग्स यूज़ करके एंड जिसको उसको शादी हुआ उसका स्पर्म लेके बच्चे बने के एंड देन वो लेडी बच्चेदाने के अंदर डालेंगी जहाँ वो बढ़ जाएंगी एंड बच्चे पैदा करेंगी. बट डोनर एग टोटली डिफरेंट है. डोनर एग उसका एग नहीं, दूसरा लेडी का एग है जो हम यूज़ करेंगी जिसका उम्र यंग है, लेस देन 30 years एंड जिसका एग अच्छी क्वालिटी है. बिकॉज इसको अभी एग्स नहीं है, इफ़ शी हैज़ रीच 40 years उसको पास एग्स ही नहीं है, सो कुछ नहीं ले सकती है. सो दैट इज़ रिजर्व, एग्स रिजर्व करे वो सेम पेशेंट का एग्स उसका उम्र जब कम है वो हम स्टोर करती है लाइक बैंक में स्टोर करने जैसा. बट डोनर एग दूसरा लेडी का एग लेके पुरुष का स्पर्म डाल के हम बच्चे बनते हैं. क्या ये बहुत कॉस्टली एक प्रोसेस है?
It all depends. Costly या now costly depends on your economic condition. कुछ लोग को 1 lakh costly होती है, कुछ लाख को even 10 lakhs is not costly. Yeah. So now but in our hospital ये तो packages है. So donor egg का program है 4,50,000. इसमें सब कुछ आ जाती है and everything included in that, and it's very reasonable package actually compare करने से. हम लोग अभी एब्डोमेन पेन के बारे में बात कर रहे थे. हाउ टू आइडेंटिफाई स्टमक पेन, और इसमें क्या क्या वेराइटी, क्यों क्या क्या की डिफरेंस क्या है, ये इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, किसके रीजन से क्या हो रहा है बोल के. सो देयर इज नथिंग. स्टमक पेन आइडेंटिफाई नहीं करती है. स्टमक पेन है तो पेशेंट कहेंगे स्टमक पेन है एंड हमारे पास आएंगी. देन स्टमक पेन है तो देन द फर्स्ट स्टेप वुड बी एग्जामिनेशन करो. कुछ फील कर सकती है तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड में पता चलेंगी क्या कारण स्टमक पेन हो रही है. देन जो भी कारण है उसको डील करना पड़ेगा. हाउ टू रिड्यूस एब्डोमिनल पेन. सी बेसिकली एब्डोमिनल पेन सब कुछ थोड़ा रिड्यूस करना है तो हैबिट्स, दैट इज पायखाना जाना ठीक से, सुबह गैस नहीं बनना, ये सब कुछ ऑल डिपेंड्स ऑन आवर फूड हैबिट्स. ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ज़्यादा नहीं खाना. जो खाना है मस्ट बी वेरी लिमिटेड एंड ठीक टाइम से खाना पड़ेगा. एंड जैसे ज़्यादा चाय पीना ये सब कुछ बंद करना. एंड एनी अदर हैबिट्स लाइक अल्कोहल जो शरीर को नुकसान देंगी एंड पेट को भी नुकसान देंगी, अवॉइड करना पड़ेगा. एंड स्ट्रीट फूड्स ये सब कुछ अनलेस हमारा गवर्नमेंट कुछ रूल्स लेकर आएंगी जो कुछ सम काइंड ऑफ कंट्रोल है स्ट्रीट फूड्स में, जो क्वालिटी रखना पड़ेगा. ऐसे स्ट्रीट फूड सब कुछ लेना ठीक नहीं है हमारा पेट को. सो ट्राई टू कीप टू होम फूड एंड ज़्यादा फाइबर लेना बहुत अच्छा है, सो दैट हमको पायखाना भी अच्छी तरह जाएंगी एंड कोलोन कैंसर ये सब कुछ प्रिवेंट हो जाएंगी. एंड फाइबर किस में होगा? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में. मैम अभी तक हम लोगों ने जो भी सब्जेक्ट के ऊपर बात किया है, आप हमारे जो दर्शक है उनको कुछ कहना चाहते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा शरीर हेल्थी रखना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड हेल्थी रखना इतना मुश्किल काम नहीं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ एक्सरसाइज. हर जो भी है, आप कितना भी बिजी हो, आधा घंटे हमारा शरीर में थोड़ा टाइम स्पेंड करना है. एंड वो योगा इज़ द बेस्ट. अभी योगा पूरा वर्ल्ड में प्रैक्टिस कर रही है, बट ओरिजिनेट हुआ है हमारा देश में. एंड ये जो योगा है पूरा शरीर को, एक्सपेशली सूर्य नमस्कारम, पूरा जॉइंट पूरा शरीर को एक्सरसाइज देती है. जस्ट 6 बार एक सूर्य नमस्कारम सुबह करेंगी तो हमारे बॉडी बहुत फिट रख सकती है. जैसे मैंने देखती है ज़्यादा लोग को नी पेन, वॉक नहीं कर सकती है, बहुत ज़्यादा वेट है, ये सब कुछ. हमारे शरीर हमको बोझ नहीं बनना, वो हम प्रिवेंट करना, ये प्रिवेंट कर सकती है. जैसे कम खाना, एटलीस्ट आधा घंटे शरीर में स्पेंड करना एक्सरसाइज करके, जस्ट 15 मिनट थोड़ा मेडिटेशन करना. एंड उसके बाद आप जो खा रही है, खाने के पहले सोच समझ के खाना पड़ेगा. एंड एक्सपेशली नाइट डिनर बहुत लेट मत खाना. बाय 7:30 नाइट डिनर ख़त्म करना पड़ेगा. एंड मोस्टली नाइट डिनर डाइजेशन करना सब कुछ थोड़ा मुश्किल. वेजिटेरियन खाना ठीक, बिकॉज नॉन वेजिटेरियन नाइट में डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है. ऐसे हम देखभाल करेंगी तो देन गैस्ट्रो डॉक्टर्स को कुछ काम ही नहीं होगा. थैंक यू सो मच मैम, आपके कीमती समय हमारे चैनल को देने के लिए. डॉक्टर विनुता अरुणाचलम যিনি চেন্নাই অ্যাপোলো হসপিটাল থেকে বর্তমানে বহরমপুর গোড়াবাজারের কোর্ট পয়েন্ট মুর্শিদাবাদে অ্যাভেলেবেল আছেন. আপনাদের যদি কোনো রকমের কোনো বন্ধাত্ম বিষয় বা কোনো রকমের গাইনি বিষয় যদি কোনো রকমের কোনো সাজেশন প্রয়োজন হয়, অবশ্যই ম্যামের সাথে যোগাযোগ করবেন. উনি অবশ্যই আপনাদেরকে ঠিক জায়গায় আপনাদের সাহায্য করবেন. गायने इंक्लूडेड ब्रेस्ट, यूट्रस, ओवरी, वजाइना, ये सब कुछ गायने में आती है. एंड मैं हर 3 महीना यहाँ आएंगी वेरी रेगुलरली. सो जो भी आपका प्रॉब्लम्स है प्लीज आके कॉन्टैक्ट. ভীষণই মানে খুশির খবরই বলতে পারি, যদি কোনো রকমের কোনো প্রবলেম এই রিলেটেড আপনাদের হয়ে থাকে, আপনারা কিন্তু চেন্নাইয়ে যে আপনাদের এখান থেকে
দূর যাত্রা করে গিয়ে ডাক্তার দেখাতে হতো, সেই বিষয়টি কিন্তু হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। অনেক ধন্যবাদ ম্যাম আরও একবার আপনাকে আজকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। আপনারাও আমাদের সাথে আমাদের চ্যানেলে নজর রাখুন পরবর্তী আপডেটের জন্য। ততক্ষণ সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, নমস্কার।